हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमडी सी। मैं हूं कैपी सर। आज मैं आप लोगों को ज्योमेट्री स्टार्ट करने जा रहा हूं, अर्थात शुरू करने जा रहा हूं। चलिए ज्योमेट्री के बारे में जानिए। ज्योमेट्री के दो भाग होते हैं, एक यूक्लिड ज्योमेट्री और एक निर्देशांक ज्योमेट्री। तभी हम फिलहाल आप लोगों को यूक्लिड ज्योमेट्री पढ़ाने जा रहे हैं। यूक्लिड ज्योमेट्री 10 क्लास के पढ़ने से पहले कुछ बेसिक ज्योमेट्री जो है आपका क्लास किसका पढ़ना होता है, 9 का होता है। तो चलिए 9 वाला में देखिए आपको क्या क्या पढ़ना जरूरी होता है। तो उसमें बेसिक में आपका हो जाएगा 9 वाला में, जैसे अभी हम लोग समरूपता पढ़ेंगे, त्रिभुजों की समरूपता। तो त्रिभुजों की समरूपता से पहले त्रिभुजों का सर्वांग समता पढ़ना जरूरी होता है। तो पहले सर्वांगसम आकृति हम लोग देखते हैं कि सर्वांगसम आकृति किसको कहते हैं। सर्वांगसम आकृतियां, सर्वांगसम आकृतियां क्या पढ़ना है, सर्वांगसम आकृतियां। तो सर्वांगसम आकृतियां क्या होती है इसके बारे में पहले देखिए कि सर्वांगसम आकृतियां क्या होती है। तो वैसे दो आकृतियां सर्वांगसम आकृतियां कही जाती है जिनके संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाएं भी बराबर हो। अर्थात कोई भी दो आकृति तभी सर्वांगसम कही जाती है जबकि उसके संगत कोण बराबर हो और संगत भुजाएं बराबर हो, तो भी वो आकृति सर्वांगसम कही जाती है। तो इसी को लिखते हैं, दो आकृतियां सर्वांगसम कहलाती हैं यदि और केवल यदि उनके संगत कोण बराबर हो एवं संगत भुजाएं भी बराबर हो। यानी दो आकृतियां तभी सर्वांगसम होंगी जबकि उनके संगत कोण बराबर हो एवं संगत भुजाएं भी बराबर हो। अर्थात दो आकृतियां सर्वांगसम होती है तो उनके संगत कोण और संगत भुजाएं बराबर होता है। क्योंकि ऐसे कहने में थोड़ा मतलब समझने में डिफर हो सकता था, इसलिए मैंने सबको जो है एक साथ लिख दिया, न लेकर के अलग अलग लिख दिया कि दो आकृतियां सर्वांगसम कहलाती हैं यदि और केवल यदि उनके संगत कोण बराबर हो एवं संगत भुजाएं भी बराबर हो। अब जैसे दो सर्वांगसम आकृतियां, मान लीजिए कि दो त्रिभुज हम लेते हैं। यदि त्रिभुज ले लेते हैं तो त्रिभुज में संगत कोण एवं संगत भुजाएं चेक किया जाए कि किसको संगत कोण कहते हैं और किसको संगत भुजाएं कही जाती है। तो ए बी सी और डी ई एफ दो आकृतियां हो गई। इनमें संगत कोण देखिए, संगत कोण जुग्म में कोण ई के संगत कोण डी हो जाएगा और कोण बी के संगत कोण क्या होगा, ई हो जाएगा और कोण सी के संगत कोण एफ हो जाएगा। अब इस तरह से आकृति संगत हो जाएगी। तो एक इसको मानव संगत में हो गया है और इसमें संगत भुजाएं अब देखनी है। संगत कोण युग्म, संगत करस्पॉन्डिंग होता है संगत का, तो करस्पॉन्डिंग पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग एंगल, पेयर ऑफ करस्पॉन्डिंग साइड यानी संगत कोण, संगत
कोण युग्म, संगत कोण, संगत भुजा युग्म, कोण युग्म तो हो गया ना, संगत भुजाओं का युग्म, संगत भुजाओं का युग्म। इसमें आपको पढ़ना है कि जैसे कि ए बी के संगत क्या हो जाएगा, डी ई। बी सी के संगत हो जाएगा ई एफ, और ए सी के संगत हो जाएगा डी एफ। यही संगत हो गया। इसमें संगत जो है आपको बताना है कि संगत क्या होगा। तो एक तो संगत को ऐसे लिख सकते हैं, और दूसरे तरह से देखिए संगत में क्या लिखना होता है। इसके नीचे वाला मैं आपको मिटा देता हूँ और आकृति रहने देता हूँ, इसको आप लोग लिख लेंगे। अब देखिए इसमें एक तो है क्या कहा गया कि सर्वांग सम आकृतियां। तो सर्वांग सम त्रिभुज यदि दो होते हैं तो दो त्रिभुज सर्वांग सम हो, तो इसे पहले लिखेंगे कैसे। तो सर्वांग सम का चिन्ह जो होता है, सर्वांग सम का संकेत होता है बराबर के बाद ऊपर इंफिनिटिव जैसा लिखा था, तो ये सर्वांग सम का चिन्ह हो गया। क्या हुआ, सर्वांग सम का चिन्ह हो गया। तो त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज डी ई एफ। यदि भी लगा सकते हैं, यदि त्रिभुज ए बी सी सर्वांग सम त्रिभुज डी ई एफ, यदि ए बी सी या डी ई एफ सर्वांग सम हो तो क्या होता है, इनके संगत कोण बराबर होते हैं। तो कोण ए के संगत कोण हो जाएगा डी, अब कोण बी के संगत कोण हो गया ई, अब कोण सी के संगत कोण हो गया ए। ये क्या युग्म है, संगत कोण। देखिए मैं आप लोगों को संगत भुजा और संगत कोण पढ़ा रहे हैं, इसलिए अभी तो लगेगा कि इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसके बिना आप लोग यूक्लिड ज्योमेट्री बिल्कुल नहीं बना पाएंगे। इसलिए संभल जाइए, होश में आ जाइए। यदि ज्योमेट्री पढ़ना चाहते हैं तो इसको बिल्कुल याद कर लीजिए, इतना याद कर लीजिए जैसे क ख आप याद किए हैं उस तरह से इसको याद कर लीजिए। दूसरा, आपके पास कोई विकल्प नहीं है ज्योमेट्री पढ़ने के लिए। यदि आप ज्योमेट्री पढ़ना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि मैं ज्योमेट्री बना लूं अपने बल से, तो ये आपको याद करना होगा। अभी तक नहीं याद किए हैं तो आप फकत ले लीजिए कि मैं इसे याद करूंगा, और तब देखिए ज्योमेट्री कितना आसान हो जाता है। ऐसे यदि मैथमेटिक्स के अंतर्गत कोई आपको भाफ्ट मिलेगा तो ज्योमेट्री मिलेगा। इससे कुछ इसमें आपका हार्ड नहीं होता है, कठिन नहीं होता है। तो इस पर आप थ्योरी भी बना सकते हैं, इसका आप फॉर्मूला भी प्रूव कर सकते हैं, ज्योमेट्री जानते हैं। तो ये अभी आप संगत क्या पर है, संगत कोण पर है। अब चलिए इस साइड में मैं आपको संगत भुजा बताता हूँ कि इसमें संगत भुजा कौन कौन होगा। संगत भुजा आपका वही है त्रिभुज, यदि त्रिभुज ए बी सी और सर्वांग सम त्रिभुज डी ई एफ। आपका शर्त वही है कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज डी ई एफ सर्वांग सम है। तो यदि सर्वांग सम है तो देखिए ये जो ए बी है, ये जो है किसके संगत होगा, ए बी संगत होगा डी ई के। ये संगत है डी ई के, ए बी संगत हुआ डी ई के। किसके संगत हुआ है, बी डी ई के संगत हो गया। अब चलिए इसमें से ए सी
DF, ये जो है इसके संगत होगा। AC किसके संगत होगा? तो AC DF के संगत होगा। अब इसमें एक आपको बच गया है BC, एक बच गया है BC। तो देखिए BC किसके संगत होगा? चलिए BC को समझिए कि BC किसके संगत होगा। तो BC आप समझ गए होंगे, यहां से यहां तक है आपका BC, ये संगत हो जाएगा EF के। किसके संगत हो जाएगा? EF के। इस तरह से संगत भुजा यदि आप समझ जाएंगे, संगत कोण समझ जाएंगे, तभी क्लास 10 का आप सर्वांग समरूपता समझेंगे। ये आपका 9th क्लास का है सर्वांग समता। यदि 9th क्लास में सर्व समता पढ़ लिए होंगे तो 10 क्लास के समरूपता समझ में आएगी। नहीं पढ़े होंगे समझ में नहीं आएगी, नहीं बना पाएंगे। उसे जो विद्यार्थी नहीं पढ़े हैं इसको बिल्कुल याद कर लीजिए, बार बार कहता हूं कि इसको याद कर लीजिए। और देखिए इसको अलग भी लिख सकते हैं, संगत में अलग तो करीब करीब हम लिख चुके हैं, तो इस तरह से आपको एक साथ बता दिए। तो ये शर्त एक त्रिभुज के लिए ही लागू नहीं है। जैसा कि यहाँ लिखा गया है कि दो आकृतियां सर्वांगसम कहलाती है यदि और केवल यदि उनके संगत कोण बराबर हो एवं संगत भुजाएं भी बराबर। अब कहे कि चतुर्भुज में होगा क्या? तो चतुर्भुज में भी यही रूल होगा। दो चतुर्भुज तभी सर्वांगसम होगा जबकि उसके संगत कोण जो होंगे दूसरे चतुर्भुज के संगत कोण के बराबर होंगे, और संगत भुजा भी दूसरे चतुर्भुज के संगत कोण के संगत भुजा के बराबर होंगे। यानी कोण भी बराबर, एक आकृति का पूरा कोण दूसरी आकृति के संगत कोण के बराबर होगा, और भुजा भी एक आकृति का जितना भुजा होगा दूसरे आकृति के संगत भुजा के बराबर होगा। अब यदि आपका क्वेश्चन यही रह गया कि त्रिभुज ABC सर्वांगसम त्रिभुज DEF, और आपको यदि संगत में दे दिया है कि A E के बराबर है, A E के बराबर है, A जो है E के बराबर यदि कहे, आप पूछे कि क्या है सर्वांगसम है? तो नहीं है, गलती है। A जब भी होगा तब D के बराबर होगा, तभी ABC और DEF सर्वांगसम होगा, अन्यथा सर्वांगसम नहीं होगा। उसी तरह से, ठीक इसी तरह से यदि A और D बराबर है और AB DE के बराबर नहीं है तो पर भी सर्वांगसम नहीं होगा। तभी सर्वांगसम होगा जब बराबर हो, अन्यथा वो सर्वांगसम नहीं होगा। और जब भुजा बराबर होगी, कोण बराबर होगा, तो त्रिभुज निश्चित रूप से सर्वांगसम होगा। अब कैसे? मान लीजिए कि AC के A जो है EF के बराबर हो जाए, तो इस स्थिति में जैसे कि A B C लिखे हैं उसी तरह से A के स्थान पर आपका F हो जाएगा, तब सर्वांगसम लिखेंगे। और देखेंगे कि A के बाद कौन है। यदि A के बाद B है तो F के बाद में B। तो देखिए आप लोगों को मैंने बता दिया कि क्या आपको ज्ञात करना है, सर्वांगसमता। ये सर्वांगसमता जो है उसको आप लोग बिल्कुल क के जैसा मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, याद कर लीजिएगा। याद करके अब नेक्स्ट वीडियो को आप देखिए, मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं।